अखिल भारतीय पंचायत परिषद द्वारा आयोजित सांस्कृतिक, संवैधानिक और वास्तविक पंचायत में महिलाओं की भूमिका पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे प्रियंवदा जी ने बुलाया। मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। पूजनीय बलवंत राय मेहता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अध्यक्ष जी और मंच पर विराजमान सारे अतिथिगणों का मैं हार्दिक आभार करता हूं। अर्ध सत्य तुम, अर्ध असत्य तुम, अर्ध निराशा आशा, अर्ध अजित जित, अर्ध तृप्ति तुम, अर्ध अतृप्ति पिपासा, आधी काया आग तुम्हारी, आधी काया पानी, अर्धांगिनी नारी तुम, जीवन की आधी परिभाषा। गोपालदास नीरज की ये पंक्तियां जो बताती है कि नारी जिसे हम अर्धांगिनी की संज्ञा देते हैं, अपने बराबर की संज्ञा देते हैं, और बात कर रहे हैं हम यहां पर सांस्कृतिक पंचायत की भी, तो कहीं ना कहीं संस्कृति की बात करनी भी आवश्यक है। सृष्टि को चलाने के लिए 3 शक्तियां, ज्ञान, बुद्धि, बल शक्ति और अर्थ पैसा, ये तीनों शक्तियां किसे दी गई? नारी। और वो उनके द्वारा दी गई शक्तियों के अनुसार पुरुष वर्ग उन पर ही अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। ऐसा क्यों? अगर हम देखेंगे तो लगभग 1000 वर्षों की गुलामी के बाद भी हमारी संस्कृति का पतन नहीं हुआ था। लेकिन 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद हमने 2 तरह का भारत देखा। एक ग्रामीण भारत और एक अचकन और सूट बूट पहने हुए अंग्रेजी में गिटपिट करने वाला भारत। नया देश बना था, नई नौकरियां थी, संसाधन थे, सबको आसानी से बहुत कुछ मिल गया। और जो परंपराएं जो पिछले हजारों वर्षों से हमारे बुजुर्ग अपनी अगली पीढ़ी को देते चले आते थे, वो ज्ञान जो ट्रांसफर करते थे, वो ट्रांसफर होना बंद हो गया। पाश्चात्यकरण की ओर हम लोग जाने लगे। गांधी शांति प्रतिष्ठान में आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और गांधी की थ्योरी को ही हम लोग, ग्रामोद्योग की थ्योरी को ही हम लोग भूल गए। मैं उत्तराखंड से आता हूं। 1600 गांव वहां पर 100% माइग्रेट हो गए, सब पलायन कर गए। क्यों? उसका कारण है विकास के लिए कारखाने लगाओ, ग्रामोद्योग को छोड़ दो। गांव की जो इकोनॉमिक्स की जो अर्थव्यवस्था थी कि एक गांव में, जैसा कि मेरे से पहले वक्ता ने भी कहा कि गांव में जहां पर लोहार भी वहीं होता था, बढ़ई भी वहीं होता था, नाई भी वहीं होता था, सारी चीजों का लेन देन वहीं गांव में हो जाता था। देश में, दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन गांव की अर्थव्यवस्था चलती रहेगी। उस अर्थव्यवस्था को हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने तोड़ दिया। बात आई टैक्स की। 1947 से लगातार हम लोग कर देते आए हैं, टैक्स देते आए हैं। क्यों देते? देश को चलाने के लिए, देश की समस्याओं के समाधान के लिए। लेकिन क्या वास्तव में देश की समस्याएं जो आजादी के समय थी वो कुछ कम हुई हैं? शायद नहीं। आप किसी भी समस्या का नाम लें, जैसे यहां चर्चा हुई पर्यावरण की, बेरोजगारी, खेती, प्रदूषण, आप किसी भी समस्या का देश में नाम लेंगे, हर समस्या बढ़ी है, कोई भी समस्या आजादी के बाद कम नहीं हुई। इसका मतलब आपके और हमारे टैक्स के पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्या कारण? अलग अलग आवाजें होती हैं। हमें हक चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, आरक्षण चाहिए।
क्यों है ये कारण? जब संसाधन सीमित होते हैं और मांगने वाले, उन संसाधनों का उपभोग करने वाले, उपयोग करने वाले ज्यादा होते हैं, तो फिर विवाद होता है। इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ता है। जब नौकरी एक होती है और पाने वाले 10 लाइन में लगे होते हैं, तो फिर चलता है अर्थतंत्र। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि 1947 में हमारे देश की आबादी जो 36 करोड़ के आसपास थी, वो आज 70 वर्षों के बाद 142 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। कोई भी जनप्रतिनिधि आ जाए, कोई भी नेता आ जाए, कोई भी राजनीतिक दल आ जाए, कोई भी सरकारें आ जाए, वो सबको नौकरी नहीं दे सकते। वो सबको उचित संसाधन उसके उपयोग के लिए नहीं दे सकते। जीवित रहने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पीने के लिए शुद्ध जल, वो हम प्रदूषित कर चुके हैं। खाने के लिए शुद्ध भोजन, वो शुद्ध किसी को मिलता नहीं। और सांस लेने के लिए शुद्ध वायु, वो दिल्ली में मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। तो जीवित रहने के लिए जिन 3 मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत है, जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जब हम उसके प्रति ही चिंतित नहीं हैं, तो बाकी चीजें तो बहुत बाद में आती हैं। हिटलर ने 1938 में 5 सालों में 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में बंद करके मारा। और हमारे भारत में हर साल 15 लाख लोग वायु प्रदूषण से मरते हैं। सबसे बड़ा नरसंहार आप किसे कहेंगे, लेकिन चिंता किसी को नहीं। तो सबको समान अधिकार मिले, उसके लिए आवश्यक है हमें डिमांड्स को कंट्रोल करने की। बिना डिमांड्स को कंट्रोल करे आप सबको समान अधिकार नहीं दे सकते। दुनिया के 2.4% भूभाग पे दुनिया की 18% आबादी रहती है, और पीने के लिए पानी है सिर्फ 4%। दिल्ली और 20 शहर, दिल्ली जैसे 20 शहर 2020 में, जिसमें अंडरग्राउंड वाटर 0 लेवल पे आ जाएगा, 1 बूंद भी पानी नहीं होगा। हम लोग सुनते थे, हम लोग बात करते हैं प्रकृति के संरक्षण की, लेकिन कैसे हो पाएगा? गांवों के संरक्षण की हम बात कर रहे हैं, पंचायतों की, कैसे हो पाएगा? आज अच्छी चीज है कि 70 वर्षों के बाद गांव में बिजलियां पहुंच रही हैं, महिलाओं के लिए गैस के चूल्हे पहुंच रहे हैं, शौचालय पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस चीज पे क्या विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि अगले 30 साल में बढ़ने वाली 60 करोड़ और आबादी के पास ये सारी सुविधाएं कैसे पहुंचेगी? क्या हम अगले 30 साल बाद फिर से यहां खड़े होकर इसी तरह का सेमिनार तो नहीं कर रहे होंगे? तो इसलिए सबसे पहले आवश्यकता है इस देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने की, क्योंकि अगर हम 2011 के आंकड़ों की बात करें तो इस देश में लगभग 33 करोड़ विवाहित महिलाएं थी, जिसमें लगभग 18 करोड़ महिलाएं वो थी जिनके 2 या 2 से कम बच्चे थे, और 15 करोड़ के करीब वो महिलाएं थी जिनके 3 या उससे ज्यादा बच्चे थे। हमने प्रयास करा ऐसी महिलाओं से पूछने का कि उनके जीवन पे इस चीज का क्या प्रभाव पड़ता है। पूरे देश में, सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में लोग बात कहते हैं शिक्षा का बहुत प्रभाव पड़ता है, तो शिक्षित महिला से भी पूछा और अशिक्षित महिला से भी पूछा। किसी महिला ने ये नहीं कहा हमसे आज तक कि हम 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहते हैं। सबने कहा सास की वजह से, पति की वजह से, बेटे की चाह की वजह से। उस महिला के स्वास्थ्य पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो उस चीज से क्या लेना। और जब बात होती है
महिला सशक्तिकरण की, तो सबसे पहला महिला सशक्तिकरण वो होगा जब महिला ये कह पाए कि नहीं, ये मेरे स्वास्थ्य, ये मेरी इच्छा के विरुद्ध है, ये काम मुझे नहीं करना, ऐसा कोई कानून नहीं है। जब वो अपनी सास को बोल सके कि माता जी बेटे के चाह में तीसरा बार सोच तो लेती, लेकिन क्या करूं, ये कानून बीच में आ जाता है। तो सबसे पहले आवश्यकता है इस चीज की। ग्राम पंचायत हमारी जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, जहां पर आप महिलाओं को आरक्षण दे सकते हैं, तो आप देश की सबसे सर्वोच्च पंचायत में महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे सकते? कई राज्य ऐसे हैं इसी क्रम में जहां पर पंचायत इलेक्शंस में, लोकल बॉडी इलेक्शंस में ये कानून है कि 2 बच्चों से ज्यादा वाले चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन देश की पंचायत में जब महिला के आरक्षण की बात के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया जाता है या जनसंख्या के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया जाता है, तो वो सब लैप्स हो जाते हैं, उन पर चर्चा नहीं होती। तो आवश्यकता इस चीज की है, देश की खास तौर से 50% आबादी जो महिलाओं की है, आवश्यकता उन्हें है कि वो अपने हकों के लिए आवाज उठाएं, वो अपने स्वास्थ्य के लिए आवाज उठाएं, वो अपनी अगली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि एक मां को सबसे ज्यादा प्यारा उसका बच्चा होता है। और आज वो ही मां अपने बच्चे को रोज धीमा जहर देने के लिए मजबूर हो चुकी है, क्योंकि हमारे देश में 70% से ज्यादा दूध पीने योग्य नहीं है। तो इसलिए आवश्यकता है आज देश को ऐसी मर्दानियों की, जो 1857 में जब एक मर्दानी ने अपने बेटे के हक के लिए आवाज उठाई थी, उसके भविष्य के संरक्षण के लिए आवाज उठाई थी, उस समय पूरी दुनिया की आबादी 135 करोड़ थी, और आज हमारे देश की आबादी उससे ज्यादा है। इसलिए आवश्यकता है इस देश को ऐसी ही मर्दानियों की, ऐसी ही महिलाओं की, जो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आवाज उठाएं, बढ़ती आबादी से आजादी के लिए आवाज उठाएं। तभी शायद ये सारी परिकल्पना, जो चाहे बापू की रही हो या और भी बहुत सारे हमारे महापुरुषों की रही हो, तभी साकार हो पाएगी। नहीं तो कहीं हम ऐसे ही वैचारिक गोष्ठी करने में ही समय बर्बाद ना करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहता हूं, मुझे एक जगह जाना है, इसलिए मैं मंच से अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।